Hello students, welcome to your on platform Get Geniuses. I am Sanjana and I am teaching you business studies. हम कर रहे थे हमारे चैप्टर नंबर 1 की रिवीजन, जिसके अंदर हमने बिजनेस के क्या मीनिंग था, ह्यूमन एक्टिविटीज़ क्या थी, ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, फंक्शंस क्या थे, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है और फैक्टर्स अफेक्टिंग क्या है जब हम बिजनेस को स्टार्ट करते हैं और बिजनेस रिस्क क्या होता है उसको हमने स्टडी कर लिया था. आज हम पढ़ेंगे आखिरकार बिजनेस एक्टिविटीज़ होती क्या हैं. लेट्स स्टार्ट आवर क्लास with revision series of chapter number 1. बिजनेस एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? बिजनेस एक्टिविटीज़ में दो एक्टिविटीज़ आती हैं, दो फैक्टर्स हैं, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स. क्या? इंडस्ट्री एंड कॉमर्स. इंडस्ट्री एक ऐसी प्लेस है जहाँ पर गुड्स को बनाया जाता है, मैन्युफैक्चर किया जाता है. इंडस्ट्री को हम फैक्ट्री भी कह देते हैं, जहाँ पर हम फिनिश्ड गुड्स को, रॉ मटेरियल को हम कन्वर्ट करते हैं इनटू फिनिश्ड गुड्स जो यूज़ करने के लिए लायक होता है, जो कंजम्पशन करने के लिए रेडी होता है टू द कंज्यूमर. नेक्स्ट आ जाता है कॉमर्स. कॉमर्स क्या होता है? वो एक ऐसी मार्केट प्लेस जहाँ पर गुड्स बनाए हुए हैं, जो गुड्स हमने फैक्ट्री में प्रोड्यूस किए हैं वही गुड्स को हम कॉमर्स में लाकर क्या है उनका व्यापार करते हैं, उनका ट्रेड करते हैं. प्लस कॉमर्स इंक्लूड्स ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड. सेल एंड परचेज ऑफ द गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन द इंडस्ट्री, उनको हम क्या करते हैं? सेल एंड परचेज करते हैं. प्लस सेल एंड परचेज करने में हेल्प करने वाली वो सारी एक्टिविटीज़ को भी हम कॉमर्स के अंडर करते हैं. बिजनेस एक्टिविटी अकेली इंडस्ट्री से रिलेटेड नहीं, अकेली कॉमर्स से रिलेटेड नहीं होती. बिजनेस एक्टिविटीज आर द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ इंडस्ट्री एज वेल एज द कॉमर्स. नेक्स्ट इज आखिरकार क्लासिफिकेशंस क्या है बिजनेस एक्टिविटीज़ की. बिजनेस दो टाइप का एक्टिविटीज़ की क्लासिफिकेशन है. फर्स्ट इज इंडस्ट्री, सेकंड वन इज कॉमर्स. इंडस्ट्री जहाँ पर गुड्स बनाए जाते हैं, कॉमर्स जहाँ पर गुड्स को बेचा जाता है, प्लस उनको बेचने के लिए जो सर्विसेज प्रोवाइड करवाई जाती हैं उनको हम कॉमर्स कह देते हैं. इंडस्ट्री तीन टाइप की आ जाती है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी. एक प्राइमरी में आ जाता है एक्सट्रैक्टिव एंड जेनेटिक. क्या? एक्सट्रैक्टिव एंड जेनेटिक. इसमें क्या आएगा? प्राइमरी में दो आते हैं, एक्सट्रैक्टिव एंड जेनेटिक. प्राइमरी इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जहां से हम रॉ मटेरियल को लेते हैं. मतलब इंडस्ट्री मेन क्या है? फिनिश्ड गुड्स में रॉ मटेरियल को चेंज करना फिनिश्ड गुड्स में. आप इतना कॉन्सेप्ट याद रखना. अभी पहली बात क्या है? फिनिश्ड गुड को बनाने के लिए रॉ मटेरियल हम कहाँ से लेकर आएंगे? हम प्राइमरी इंडस्ट्री से क्या है? रॉ मटेरियल को लेकर आएंगे. दो टाइप की होती है, एक्सट्रैक्टिव एंड जेनेटिक. एक्सट्रैक्टिव का मतलब क्या होता है? जहां से हम गुड्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं, माइनिंग कर लेते हैं. माइनिंग करेंगे वहां से हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. जैसे गोल्ड को माइन किया, पेट्रोल हो गया, क्रूड ऑयल हो गया. ऐसे चीज़ को जब हम धरती से निकालते हैं, कुछ मशीनरीज का, इक्विपमेंट का यूज़ करके जब हम रॉ मटेरियल को रेडी करते हैं, मिलता है हमें कच्चा माल मिलता है, उसे हम कहते हैं एक्सट्रैक्टिव. जेनेटिक क्या होता है? जेनेटिक होते हैं जीन्स जो रिप्रोडक्शन प्रोसेस से बने होते हैं. जैसे पोल्ट्री फार्म्स हो गए, फिश हस्बेंड्रीज होगी, वो सब क्या आ जाते हैं? जेनेटिक में आ जाते हैं. जिनसे क्या हो जाता है? 1 from 2, 2 from 4 एंड बाय गॉन नंबर्स. मतलब 1 से 2, 2 से 4 ऐसे बढ़ते ही जाते हैं, उन्हें हम जेनेटिक कह देते हैं. सेकेंडरी में आ जाते हैं दो टाइप्स के. आफ्टर दैट, ठीक है, सेकेंडरी में क्या है? जो रॉ मटेरियल को है थोड़ा सा मैन्युफैक्चर करके उन्हें थोड़ी सी अच्छी कंडीशन में लाया जाता है. सेकेंडरी में दो टाइप्स की आती है, मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन. मैन्युफैक्चरिंग में क्या होते हैं? जब हम गुड्स को मैन्युफैक्चर करते हैं, क्या? जो हम प्राइमरी इंडस्ट्री से रॉ मटेरियल लेते हैं उसको थोड़ा सा प्रोसेस करके उसको अच्छे कंडीशन में लेकर आते हैं, उनको मैन्युफैक्चर करते हैं, मतलब प्रोसेसिंग करते हैं. मैन्युफैक्चरिंग में आ जाता है प्रोसेसिंग करना. क्या चीज़? एनालिटिकल. एनालिटिकल मतलब क्या है? जब हम एक बड़े ग्रुप में से कुछ पार्टिकल्स को अलग कर देते हैं. जैसे हमने क्रूड ऑयल लिया है, क्रूड ऑयल में बहुत सारे केमिकल्स आते हैं, उनमें से हम क्या करेंगे? कुछ केमिकल्स को अलग कर देंगे. डीजल बना लिया, पेट्रोल बना लिया, नेचुरल गैस बना ली. तो ऐसे क्या है? हम अलग अलग करते हैं, उनको कहते हैं हम एनालिटिकल. सिंथेटिकल क्या होता है? अभी सिंथेटिकल का मतलब ऐसा
प्रोसेस, ऐसे मैन्युफैक्चरिंग जहां पर हम दो प्रोडक्ट्स को यूज करके इकट्ठा करके हम एक गुड बनाते हैं, उनको हम सिंथेटिकल कह देते हैं। प्रोसेसिंग का मतलब क्या है? जिसमें प्रोसेसिंग लगती जाती है। जैसे शुगर केन है, शुगर केन से हमने क्या किया? प्रोसेसिंग करके क्या बनाए? हमने शुगर बना ली है, तो उसे हम प्रोसेसिंग यूनिट्स कह जाते हैं, जहां पर हम एक प्रोसेस से निकलकर दूसरे प्रोसेस में जाते हैं, जिससे क्या है? हमारा गुड तैयार होता है। नेक्स्ट इज असेंबलिंग। असेंबलिंग करना मतलब कुछ फिनिश्ड गुड्स को ऑलरेडी जो मार्केट में अवेलेबल हैं, जैसे स्पेयर पार्ट्स हो गए, टायर्स हो गए, उन सभी को एक चीज़ से असेंबल करके एक बड़ा प्रोडक्ट बना देना, फिनिश गुड बना देना। कार बनाने के लिए हम छोटे छोटे पार्ट्स को क्या है? असेंबल करते हैं, उन्हें हम कह देते हैं असेंबलिंग मैन्युफैक्चरिंग अंडर सेकेंडरी इंडस्ट्री। सेकंड जो इसका पार्ट है वो क्या है? कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन करने का मतलब क्या है? कोई चीज़ बनाना, बिल्डिंग बनाना, डैम्स बनाने, ब्रिजेस बनाने, फ्लाईओवर्स बनाने, कुछ भी बनाना हो उसके अंदर आ जाते हैं। किसके अंदर? कंस्ट्रक्शन के अंदर। जो कंस्ट्रक्ट किया जाता है, जो हाथ पैर लगाकर क्या है? चीज़ बनाई जाती है, मशीन्स का यूज़ करके चीज़ को एक्चुअल में बनाया जाता है। कहीं से रॉ मटेरियल लेकर आगे उनको एक फिनिश्ड गुड में प्रोडक्ट को तैयार किया जाता है, ताकि एंड कंज्यूमर्स उन्हें यूज़ कर सकें। नेक्स्ट इज टर्शरी। टर्शरी एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पर हम बना बनाया माल क्या है? आगे ट्रांसफ़र करते हैं। जैसे टर्शरी में आ जाएंगे वेयर हाउसिंग, गोडाउन्स, जहां पर हम स्टोर करते हैं बने बनाए माल को। ऑन द अदर हैंड इज कॉमर्स। कॉमर्स में क्या है? जो माल हमने तैयार किया है फैक्ट्री में, जो गुड्स हमने प्रोड्यूस किए हैं फैक्ट्री में, उनको आखिरकार कहाँ पर बेचना है? सेलिंग द गुड्स। क्या? सेलिंग द गुड्स एट मार्केट प्लेस। हम क्या? मार्केट में जाकर गुड्स को परचेज करते हैं, उनको सेल करते हैं, तो उसको कह देते हैं ट्रेड। और उस ट्रेड को करने के लिए जो हमें एक्टिविटीज़ हेल्प करती हैं, उनको कहते हैं हम ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ट्रेड के अंदर दो चीज़ें आती हैं, इंटरनल ट्रेड एंड एक्सटर्नल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड वो ट्रेड होते हैं जो विद इन द कंट्री किया जाता है, बट एक्सटर्नल ट्रेड वो ट्रेड होते हैं जो एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ करती है। इंटरनल ट्रेड में दो ट्रेड आते हैं, होलसेल एंड रिटेल। होलसेल क्या करेगा? प्रोड्यूसर से, मैन्युफैक्चरर से क्या है? बल्क में क्वांटिटीज को उठाएगा, आगे जाकर वो छोटे छोटे पार्ट्स करके क्या है? रिटेलर को बेच देगा। ऑन द अदर हैंड जो रिटेलर है वो होलसेलर से स्मॉल क्वांटिटी में क्या है? गुड्स को परचेज करेगा, आगे एंड कंज्यूमर को बेच देगा। होलसेलर का कनेक्शन क्या है? कंज्यूमर के साथ नहीं होता, एंड कंज्यूमर के साथ नहीं होता। ऑन द अदर हैंड जो रिटेलर है उसका कॉन्टैक्ट किसके साथ होता है? एंड यूजर के साथ होता है। एक्सटर्नल में आ जाते हैं तीन टाइप के, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड एंटरपोर्ट। इंपोर्ट का मतलब क्या होता है? जब हम बाहर से कोई गुड्स को अपनी कंट्री में मंगवाते हैं, when we are purchasing some goods from other country, that is called import trade. Export trade क्या होता है? when we are selling the goods from our country to the another country, उसे हम कह देते हैं export trade. आगे आ जाता है एंटरपोर्ट। एंटरपोर्ट क्या होता है? एंटरपोर्ट इज द मिक्सेशन ऑफ द इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ट्रेड। when we import the goods from other country and we export the same good to the another country. जब हम किसी कंट्री से एक गुड को मंगवाते हैं, उसमें थोड़ा सा प्रोसेसिंग करके कुछ अच्छी गुड्स को और मिलाकर क्या है? उसका कंस्ट्रक्शन करके क्या है? हम आगे दूसरी कंट्री को हम वही सेम गुड क्या है? आगे बेच देते हैं, उसे हम कहते हैं एंटरपोर्ट। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड क्या होते हैं? जो सर्विसेज हमें ट्रेड करने में हेल्प करती हैं। पहला आ जाता है ट्रांसपोर्टेशन। विदाउट द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्टेशन वी कैन नॉट डू आवर commerce activities, because transportation helps the businessman to move their finished goods from one place to another place. ट्रांसपोर्टेशन हेल्प करता है बिजनेसमैन को एक जगह से दूसरी जगह तक क्या है? सामान को मूव करने में, सामान को ट्रांसफर करने में, बाय द हेल्प ऑफ रोड, by the help of rail and by the help of coastal services. Next आ जाएगा वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जो कंसीडर किया जाता है इन द बिजनेस, बिकॉज वेयर हाउसेज में हम बल्क में जब गुड्स को प्रोड्यूस कर लेते हैं, तब हमारे पास रखने के लिए जगह नहीं होती। उस जगह को क्या करने के लिए? हम यूटिलाइज करने के लिए हम एक वेयर हाउसेज बनाते हैं, और वेयर हाउसेज के अंदर क्या है? हम अपना जो
इन्वेंट्री है उसके अंदर क्या है स्टोर कर देते हैं, क्योंकि जब टाइम यूटिलिटी आएगी, मार्केट के अंदर डिमांड आएगी हमारे प्रोडक्ट की, तब हम फटाफट से क्या है उस गुड्स को वेयर हाउसेस से निकालेंगे और उसे रिलीज कर देंगे इन द मार्केट। नेक्स्ट इज एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग मीन्स to provide the knowledge about your product in the market or to the end consumer। जो consumers हैं उनको आपके प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज प्रोवाइड करवाना। If you are advertising your product, only then the customers present in the market are knowing about your product, तभी वो आपके प्रोडक्ट को जान सकते हैं। नेक्स्ट इज इंश्योरेंस। इंश्योरेंस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर आपके बिजनेस में कल को कोई भी मिसहैपनिंग होती है तो उस मिसहैपनिंग को दूर करने के लिए क्या है हम इंश्योरेंस करवा लेते हैं, ताकि हमारा जो बिजनेस में लॉस होगा वो हम किसी और से क्या है अटेन कर ले, हम अपने रिस्क को दूसरे और के ऊपर ट्रांसफर कर देते हैं। बैंकिंग। बैंकिंग का मतलब क्या है, जब बिजनेस को गुड्स बनाने के लिए फाइनेंस की नीड होती है, फंड्स की ज़रूरत होती है प्लांट एंड मशीनरी लेने के लिए, तब क्या करता है बैंक हमें फंड्स प्रोवाइड करवाता है। ह्यूज फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो भी हैं वो हमें बैंक से मिलते हैं। तो ये था हमारा बिजनेस एक्टिविटीज़ के बारे में। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि हमारा प्रोफेशन क्या था। हमने ह्यूमन एक्टिविटीज़ में इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पढ़ी थी, उसके अंदर क्या थे 3 एक्टिविटीज़ थी, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। वी डिड आवर बिजनेस कंसेप्ट, नाउ वी आर डूइंग आवर प्रोफेशन कंसेप्ट। प्रोफेशन एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो एक पर्सन कंडक्ट करता है ऑन द बेसिस ऑफ हिज सम स्पेसिफाइड और क्वालिफाइड स्किल्स, जिसकी वजह से क्या है उसके पास एक ऐसी स्किल होती है, एक ऐसी नॉलेज होती है, एक्सपीरियंस होता है, जिसके बिहाफ पर क्या है वो एक स्पेशलाइज्ड जो भी स्किल्स हैं, प्रैक्टिसेस हैं, स्पेशलाइज्ड सर्विसेज जो है अनदर पर्सन को प्रोवाइड करवाते हैं। प्रोफेशन में आ जाते हैं डॉक्टर्स, लॉयर्स, टीचर्स, जिनके पास एक क्वालिफिकेशन है to give the knowledge to others or to provide the service to others who don't have that experience or that knowledge। तो प्रोफेशन का मतलब क्या है, एक ऐसी नॉलेज है, एक ऐसी क्वालिफिकेशन होना एक पर्सन के पास जो क्या है उसके बेसिस पर क्या करता है सर्विसेज प्रोवाइड करता है दूसरे पर्सन को, और इन कंसिडरेशन वो क्या है उनसे फी चार्ज कर लेता है। डॉक्टर जब पेशेंट को देखता है तो उससे क्या है पेशेंट फी चार्ज करता है। लॉयर भी क्या है अपने कस्टमर से केस फीस चार्ज करेगा। टीचर भी क्या है ट्यूशन फीस चार्ज करता है। तो ये इसे कहते हैं हम प्रोफेशन। आखिरकार प्रोफेशन के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो प्रोफेशन है वो स्पेशलाइज्ड नॉलेज की बॉडी है। प्रोफेशन तभी बन सकता है जब उसके पास ह्यूज स्पेशलाइज्ड नॉलेज है रिगार्डिंग देयर स्पेसिफाइड फील्ड। अगर डॉक्टर है, डॉक्टर तभी प्रोफेशनली बन सकता है जब उसके पास मेडिसिन्स की, मेडिकल की क्या होगी नॉलेज होगी। इफ डॉक्टर हैज सफिशिएंट और ह्यूज नॉलेज रिगार्डिंग द साइंस और द प्रोसेस ऑफ अटेम्प्टिंग ओटीज, तभी वो क्या है अपने डॉक्टर का प्रोफेशन कर सकता है। फॉर्मलाइज्ड मेथड्स ऑफ एक्वायरिंग ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस। जो प्रोफेशन में जो भी प्रोफेशन करने वाले पर्सन्स हैं उनके पास क्या है फॉर्मलाइज्ड ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस होता है। क्यों? क्योंकि एक डॉक्टर है, डॉक्टर क्या करता है अंडर जो डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल है हमारे इंडिया का, उसके अंडर क्या है उसको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, उसके अंदर ट्रेनिंग करवाई जाती है, जिससे उसको एक्सपीरियंस आता है कि मुझे कैसे अपने पेशेंट्स को चेक करना है, कैसे मुझे ऑटिज्म में सर्जरीज परफॉर्म करनी है। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशनल एसोसिएशन। जो प्रोफेशनल्स हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं एक स्पेशल अथॉरिटी को जिसके अंडर वो काम करते हैं। लॉयर है, लॉयर किसको रिप्रेजेंट करता है बार काउंसिल ऑफ इंडिया। ये स्टेट टू स्टेट वेरी करता है। अगर हरियाणा का लॉयर है तो वो किसको डिफाइन करता है, किसको रिप्रेजेंट करता है बार काउंसिल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा। सेम एज जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो ICAI को क्या है रिप्रेजेंट करता है। सो under a profession, a professional is representative of another professional authority under which he is performing her duty। और वो रिस्पॉन्सिबल किसको होता है अपनी अथॉरिटेटिव जो भी अथॉरिटी होती है उसको क्या है वो
रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट है कोड ऑफ कंडक्ट। जो अथॉरिटी बनाई जाती है एक पर्टिकुलर प्रोफेशनल्स के लिए, तो उसके अंदर क्या है, सम कोड ऑफ कंडक्ट, मतलब जो बिजनेस से रिलेटेड, जो आपके प्रोफेशनल से रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशन है, एथिक्स है, आपको वो डिफाइन किए जाते हैं कि आपको अगर आपका बिजनेस करना है, आपको आपका अगर प्रोफेशन करना है, तो आपको वो पर्टिकुलर कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करना ही पड़ेगा। लाइक डॉक्टर है, डॉक्टर को क्या ओथ देते हैं कि पेशेंट आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप अपनी वोकेशन भी छोड़कर आओगे इफ पेशेंट नीड्स यू। तो फिर ये क्या है, आपका डॉक्टर के लिए ओथ की जाती है, कुछ कोड ऑफ कंडक्ट डिफाइन किए जाते हैं। प्रायोरिटी ऑफ सर्विस ओवर इकोनॉमिक कंसिडरेशन। हम जो क्या है प्रोफेशनल्स क्या है, वो सर्विस प्रोवाइड करवाना चाहते हैं, वेदर समटाइम क्या है कुछ पुअर पीपल्स आते हैं जिनके पास इकोनॉमिक कंसिडरेशन नहीं होते, वो इतने फाइनेंशियली वेल नहीं होते। डॉक्टर्स क्या है, डॉक्टर्स ऐसा नहीं देखेंगे कि मेरा पेशेंट पुअर है तो मैं इसको गलत क्या है अच्छी कंडीशंस की सर्विसेज नहीं प्रोवाइड करवाऊंगा। नो, डॉक्टर्स कैन नॉट डू दिस, बट आजकल तो ये सब करते ही हैं। डॉक्टर्स क्या करेंगे, उन्हें अपनी सर्विस को अच्छे एथिकली मैनर में प्रोवाइड करवाना है, वेदर चेकिंग ही इज अ रिच और अ पुअर, ऐसा कोई बायसनेस नहीं करनी है। नेक्स्ट इज एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट क्या है, एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसके अंदर एक इंसान दूसरे इंसान के अंडर काम करता है। वन इज एम्प्लॉयर एंड अनदर इज एम्प्लॉय। एन एम्प्लॉय इज अ वन पर्सन हु does the work according to his honor, मतलब वो काम करता है अपने एम्प्लॉयर के हिसाब से, जिससे रिलेशनशिप बनता है बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड द एम्प्लॉय। इन दोनों के रिलेशनशिप को कहते हैं हम एम्प्लॉयमेंट। और जो एम्प्लॉयर है वो अपने एम्प्लॉय को क्या है, सैलरी, रेम्युनरेशन, वेजेस, ये सब पे करता है इन कंसिडरेशन ऑफ रेंडरिंग सर्विसेज फ्रॉम द एम्प्लॉय। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, जो एम्प्लॉई है ना वो सर्विस दूसरों को प्रोवाइड करवाता है, वो कभी भी पर्सनल सर्विसेज नहीं लेता, बल्कि वो अपने एम्प्लॉयर के हिसाब से ही काम प्रोवाइड करवाता है। इसके अंदर एग्रीमेंट होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं कि नाम बताया जाता है, एड्रेस बताया जाता है, ऑफिस आवर्स क्या है, कितनी सैलरी मिलेगी, सारा कुछ उसमें मेंशन्ड होता है। सर्वेंट, जो एम्प्लॉई होता है वो अपने ओनर, अपने एम्प्लॉयर का सर्वेंट होता है, जैसा एम्प्लॉयर कहता है वैसा एम्प्लॉय करता है। इसमें कोई भी कैपिटल की जरूरत नहीं पड़ती, बिकॉज एम्प्लॉय गेट द सैलरी नॉट पेइंग एनीथिंग टू द हिज एम्प्लॉयर। वो तो इनफैक्ट वो क्या है, सैलरी लेता है एम्प्लॉयर से। नो रिस्क, कोई भी रिस्क नहीं होता जॉब जाने का। क्यों? क्योंकि ये एक फिक्स्ड लाइफ टाइम के लिए क्या है, सिक्योरिटी हो जाती है। नेचर ऑफ एम्प्लॉयर, जो एम्प्लॉयर है मतलब जिसके अंडर हम काम करते हैं, हमारा ओनर है, वो प्राइवेट हो सकता है, गवर्नमेंट हो सकता है, और लोकल अथॉरिटी, कुछ भी कोई भी हो सकता है। हमारा क्या है, जरूरी नहीं है कि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयर ही होना चाहिए, प्राइवेट एम्प्लॉयर भी हो सकता है। नेक्स्ट आ जाता है डेवलपमेंट ऑफ कॉमर्स इन इंडिया। आखिरकार कॉमर्स को डेवलप कैसे किया गया है इंडिया में। जैसे जैसे पहले क्या था, बहुत टाइम बीत गया, उससे पहले लेकर आज तक हमारा कॉमर्स इंडिया में कैसे डेवलप हुआ है। सबसे पहले आया था बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम में क्या था, गुड्स से गुड्स एक्सचेंज की जाती थी, कोई पैसा लेन देन नहीं किया जाता था। अगर घर में किसी ने दाल चावल बनाया, दूसरे घर में किसी ने राजमा चावल बनाया, तो वो आपस में क्या एक्सचेंज कर लेते, जिससे एक दूसरे की क्या है फुलफिलमेंट ऑफ नीड्स क्या है, विशेस क्या है, फुलफिल हो जाती थी, और उससे क्या हो जाते, आपसी प्यार भी बढ़ता था। नेक्स्ट इज विलेज इकोनॉमी स्टेज। इसमें क्या हुआ, जब पीपल्स क्या है एक दूसरे से, जब विलेजेस क्या है एक दूसरे में ट्राइब्स में चेंज हो गए, पीपल्स क्या है कम्युनिटीज बन गए, अलग अलग ग्रुप्स बन गए, तब जाकर क्या है उनमें अपने अपने ग्रुप्स के हिसाब से काम करते थे, तब जाकर आई विलेज इकोनॉमी, जिसके अंदर क्या है सिर्फ और सिर्फ एक ग्रुप के लोग मिलकर ही अपने ग्रुप के लिए काम करते थे, और वो अपने ग्रुप का वेलफेयर करते थे। जिसके अंदर क्या है, जो वर्कर्स होते हैं, जो बिजनेसमैन के लिए भी काम करते हैं, जिन्होंने बिजनेस किया होता है छोटा मोटा, वो एज ए मिडलमैन काम करते हैं। कैसे, वो प्रोड्यूसर से क्या करते हैं, एंड कंज्यूमर को प्रोडक्ट प्रोवाइड करवाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है मनी इन्वेंशन स्टेट। इसमें क्या होता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स जब आई बार्टर सिस्टम में, विलेज इकोनॉमी, तब जाकर मनी कंसेप्ट आया, बिकॉज एक मनी ही ऐसा जरिया है हमारे बिजनेस करने का, जिसके लिए ही हम आज रोजी रोटी खाते हैं। इफ नो वन हैज मनी, तो क्या वो अपने हिसाब से कुछ ले सकते हैं? नहीं। मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्रूशियल स्टेप ऑफ आवर लाइफ। अगर मनी हमारे पास है तभी हम अच्छा कुछ अटेन कर सकते हैं। तो इसके अंदर मनी इन्वेंशन स्टेज में क्या हुआ, बार्टर सिस्टम में गुड्स से गुड्स एक्सचेंज होती थी,
विलेज में क्या हुआ, ट्राइब्स बन गए, वो आपस में काम करते थे, मिडल मैन बन गए, तब वहां पर भी क्या है फूड ग्रेन्स एक्सचेंज होते थे। लेकिन मनी इन्वेंशन स्टेज में गोल्ड एंड सिल्वर क्या हुआ, एक्सचेंज होने लगा। नेक्स्ट इज टाउन इकोनॉमी स्टेज। इसमें क्या है, जब क्या है विलेजेस से अवे अर्बन एरिया में जाकर क्या है लोग रहने लगे, उन्होंने सोचा कि हम बिजनेस और करते हैं, तो जब छोटे लेवल से बड़े लेवल में बिजनेस करेंगे तब उनकी स्पेशलाइजेशन भी बढ़ जाती है, और जो लेबरर्स हैं वो भी क्या है स्पेशलिस्ट हो जाते हैं, और इसी में क्या है ट्रांसपोर्टेशन और एक्सपेंशन का भी स्कोप आ गया था। नेक्स्ट इज इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। इसके अंदर क्या होगा, जैसे जैसे क्या हुआ बिजनेसेस बड़े हुए, इंडस्ट्री में भी ग्रोथ आई। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पॉलिसी आई थी 1950 में। ये क्या है, इंडस्ट्री से रिलेटेड एक पॉलिसी थी, जब सोचा कि इंडस्ट्री को हमें रिहैबिलिटेशन करना है, हमें इतना डेवलप करना है जिससे हमारा इंडिया ग्रो करे, और उसके लिए क्या है सिक यूनिट्स को क्या है लोन्स भी प्रोवाइड करवाने लग गई थी गवर्नमेंट। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट स्टेज। इंडस्ट्रीज डेवलप हो गई, ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि सामान को कैसे कम्युनिकेट करना है, ट्रांसपोर्ट कैसे करना है एक जगह से दूसरी जगह तक। ऐसे ट्रांसपोर्टेशन स्टेज में क्या हुआ कि जब इंटरनेशनल बैरियर्स ओपन हो गए, जब इंटरनेशनल बैरियर्स ओपन हो गए तब गवर्नमेंट ने सोचा कि हमें इंटरनेशनली बिजनेस भी करना चाहिए, बिकॉज अगर इंटरनेशनल फॉरेन कैपिटल हमारी इंडिया में आएगी तब हमारे लिए वो बहुत बेनिफिशियल, हमारी इकॉनमी यहाँ से यहाँ पहुँच सकती है, बिकॉज वी आर गेटिंग द फॉरेन एक्सचेंज। तो उससे क्या हुआ, इसके अंदर ई कॉमर्स, एम कॉमर्स की एक्टिविटीज बढ़ गई। इंडस्ट्रियल में ही आ जाएगी आपकी एलपीजी पॉलिसी, कौन सी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड द ग्लोबलाइजेशन पॉलिसी किसमें आएगी, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टेज में आ जाएगी। नेक्स्ट आ जाता है पोजीशन ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड इकोनॉमी। जब इंडिया की इकोनॉमी क्या थी, बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी बिफोर द टाइम ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी के आने से पहले इंडिया की पोजीशन इतनी अच्छी थी, इंडिया वॉज रिच इन स्पाइसेस, इंडिया वॉज रिच इन गोल्ड, इंडिया वॉज रिच इन सिल्वर, एज वेल एज इंडिया वॉज रिच इन हिज कल्चर। आज भी इंडिया रिच है कल्चर में, लेकिन जो पहले था वो आज के ज़माने में नहीं है, बिकॉज ईस्ट इंडिया कंपनी हमारी कंट्री में आई, उसने अपना राज किया, और यहाँ से क्या हुआ गुड्स को अपनी कंट्री में लेकर, और उसी गुड्स को क्या है रिकंस्ट्रक्शन करके, रीमैन्युफैक्चरिंग करके क्या है हमारी इंडिया में ज़्यादा प्राइसेस पर बेच देते थे, जिसकी वजह से इंडियन इकोनॉमी डाउन होती गई। लेकिन आफ्टर गेटिंग इंडिपेंडेंस होने के बाद क्या हुआ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारे स्टेप्स लिए, लाइक एक 5 ईयर प्लान्स लेकर आने लगी, जिससे उन्होंने एग्रीकल्चर को हेल्प किया, स्मॉल यूनिट्स को हेल्प किया, इंडस्ट्री रेवोल्यूशन स्टेज लेकर आई, जिससे इंडस्ट्री एक्ट लेकर आया, एलपीजी आई, डीमोनेटाइजेशन किया, और ग्लोबलाइजेशन करने की वजह से क्या है फॉरेन कैपिटल अपनी कंट्री के अंदर है। आजकल तो इंडिया इज ग्रोइंग और इंडिया इज एन डेवलपिंग कंट्री, बिकॉज इंडिया बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है। एज अब तो क्या हुआ, इंटरनेशनली भी इंडिया की जो करेंसी है 18 कंट्रीज में इंटरनेशनली बन गई है। सो इट इज़ अ ह्यूज थिंग फॉर इंडिया। नेक्स्ट आ जाता है इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम। इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम वो सिस्टम होता है जब पुराने साहूकार से क्या है बैंकिंग सिस्टम्स नहीं होते थे, बल्कि जो प्राइवेट साहूकार होते थे जिनसे पैसा उधार लिया जाता था और सामान क्या है वहाँ पर गिरवी रखा जाता था, उसको हम इंडिजीनियस सिस्टम कह देते हैं। लेकिन वो गवर्नमेंट के पर्व्यू में नहीं आते थे, वो गवर्नमेंट नहीं बल्कि वो प्राइवेट पर्सनस ही होते थे। इंडिजीनियस बैंकिंग में दो आते हैं, बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग फंक्शंस। बैंकिंग में आएंगे एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, प्रोवाइडिंग लोन्स, डील इन ह्यूंडीज, एंड नॉन बैंकिंग में क्या होता है जो स्पेक्युलेटिव, कमीशन एजेंट्स, मर्चेंट एजेंट्स आ जाते हैं, वो आ जाते हैं। बैंकिंग फंक्शंस में क्या है, पहला एक्सेप्ट करते हैं डिपॉजिट्स। जो इंडिजीनियस बैंकिंग से पहली बात तो वो गवर्नमेंट के पर्व्यू में आते ही नहीं थे, वो एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस होते थे जो प्राइवेटली क्या है ज़्यादा हाई चार्ज इंटरेस्ट करते थे रेट्स का। वो क्या करते हैं, मनी को लैंड करते थे टू द अदर पर्सन्स।
क्या करते हैं, वो उनसे पैसा लेते भी थे। कई बार क्या होता था, जब वेल नोन साहूकार थे तो जो गरीब लोग होते थे वो क्या करते थे, अपने पैसे को उनके पास रख आते थे एज अ सेफ्टी, कि आपके पास हमारा पैसा सेफ रहेगा। प्रोवाइडिंग लोन्स अगेंस्ट सिक्योरिटी, जब किसी को ज़रूरत होती थी कि हमें लोन चाहिए, तब साहूकार कहते थे पहले आप अपना घर, अपनी कुछ भी प्रॉपर्टी क्या है, हमें सिक्योरिटी पर रखो, प्लेज पर रखो, गिरवी पर रखो, तभी हम आपको लोन प्रोवाइड करवाएंगे। और जो लोन प्रोवाइड करवाते थे उसका जो रेट ऑफ चार्ज था वो भी ज़्यादा होता था। डिस्काउंटिंग एंड हयूंडिस, हयूंडिस क्या होता है, एक रिटन पेपर होता है जिसके ऊपर मेंशन किया जाता है कि हम आपके इस प्रॉपर्टी के ऊपर क्या है, आपको लोन प्रोवाइड करवा रहे हैं और इतने टाइम तक क्या है वो हयूंडीज चलेंगी। हयूंडीज दो टाइप की होती है, दर्शनी हयूंडी एंड मुद्दती हयूंडी। दर्शनी हुंडी एक ऐसी हयूंडी होती है जिसके ऊपर लिखा होता है कि जब हम आपसे चाहें कि मुझे इतना पैसा चाहिए तभी आप हमें पैसा लाकर देंगे, आप कोई डिले नहीं करेंगे। मुद्दती हयूंडी में क्या है, जब एक टाइम पीरियड उसके ऊपर जैसे बिल ऑफ एक्सचेंज होता है ना, वैसे ही ये हयूंडी होता है। पहले हयूंडीज चलता था, अभी बिल ऑफ एक्सचेंज आ गया है। तो मुद्दती हयूंडी में क्या है, उस पेपर के ऊपर लिखा होता है कि आफ्टर 3 months आप क्या है हमें पे कर दोगे, उससे पहले हम आपको कोई डिमांड नहीं करेंगे कि आप हमें पे करके जाओ। नेक्स्ट है नॉन बैंकिंग, स्पेक्युलेटिव, कमीशन एजेंट्स एंड अदर बिजनेसेस। स्पेक्युलेटिव का मतलब क्या होता है, जो सट्टेबाज होते हैं, जो सट्टा लगाते हैं, मतलब अभी जैसे कैसे जो मतलब जैगरी, वीट वगैरह आ जाते हैं, फूड ग्रेन्स में क्या है जिनकी बोली लगती है उन्हें हम कह देते हैं स्पेक्युलेटिव ट्रेड। जहां पर क्या है एंगेज किया जाता है ट्रेड, ऐसा ट्रेड जहां पर बोली लगाई जाती है, सट्टा लगाया जाता है कि अगर हमें फूड में ये अनाज खरीदना है तो आप बोली लगाओ कितने का खरीदोगे। कमीशन एजेंट्स क्या होते हैं, जो अनाज को एक जगह से खरीदते हैं, बल्क में खरीदते हैं, जिन्हें हम व्यापारी कह देते हैं, उनको हम कमीशन एजेंट्स कहते हैं। और वो क्या है, व्यापार करते हैं इन द फूड ग्रेन्स। अनाज मंडी में क्या है, जो कमीशन एजेंट्स बैठे होते हैं वो व्यापारी क्या करते हैं, बल्क में अमाउंट को क्या खरीदते हैं, फूड ग्रेन्स को, और आगे जाकर क्या है एक इंडस्ट्री को बेच देते हैं। अदर बिजनेसेस में क्या आ जाएगा, जैसे with the view to recouping their losses on account of competition from the modern banks। जैसे जैसे क्या हुआ, टाइम आता गया, टाइम ऑफ डेवलपमेंट होता गया, और जो डेवलपमेंट हुआ हमारा गवर्नमेंट बैंक्स का, गवर्नमेंट बैंक्स के आने से, प्राइवेट बैंक्स के आने से क्या हुआ, जो इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम था वो खत्म हो गया था। नेक्स्ट आ जाएगा मेथड्स ऑफ एडवांसिंग लोन्स बाय इंडिजीनियस बैंक्स। आखिरकार ऐसे कौन कौन से मेथड्स है जिससे क्या है बैंक का लोन, इंडिजीनियस बैंकर्स क्या है लोन प्रोवाइड करवाते थे। लोन अगेंस्ट द रिसीट्स, जो भी रिसीट्स है, मतलब हयूंडीज है, अगर हमने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है उसकी जो रिसिप्ट है, अगर हम गिरवी रखाते हैं, कागज गिरवी रखाते हैं, तो हमें क्या लोन मिल जाता है। बही लोन्स, अगर हमारी जो बही खाता है अगर हम उनको लोन पे रख देते हैं तो क्या है हमें लोन प्रोवाइड हो जाता है, जिसके ऊपर क्या है बोरोर, जो पैसा लेना चाहता है वो साइन कर कर आता है। मॉर्गेज का मतलब क्या है, जब हम फिक्स्ड मूवेबल प्रॉपर्टी को क्या है वहां पर उनके पास मॉर्गेज हम उनको प्लेज पर रखाते हैं तब हमें लोन मिल जाता है, लेकिन वो फिक्स्ड मूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, मतलब कार वगैरह, व्हीकल्स वगैरह क्या है हम उनको लोन पर रख सकते हैं। डिस्काउंटिंग ऑफ हयूंडीज का मतलब क्या है, जब हम रिटर्न पेपर पर ये लिख कर दे देते कि आफ्टर सम पीरियड यू आर कमिंग टू मी एंड पेइंग सम अमाउंट। जब मैच्योरिटी पीरियड हो जाती है तो उसके बाद क्या है एक बोरोर क्या है उसको, जो जिसने लैंड किया है लैंडर को क्या है पैसे देकर जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है इंपॉर्टेंस ऑफ इंडिजीनियस बैंक्स। क्या क्या इंपॉर्टेंस है, क्रेडिट टू स्मॉल ट्रेडर्स, जो पहले के साहूकार होते थे वो गरीब से गरीब ट्रेडर्स को भी क्या है उनको उधार पर पैसा दे देते थे। क्यों, क्योंकि कई बार रिलेशंस अच्छे बने होते थे, और जो गांव में क्या है वो सारे लोगों को जानते होते थे, क्योंकि छोटा सा तो गांव होता था तो उसमें इतना ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी कि किसी को नहीं जानते थे, तो उनसे क्या इंटरपर्सनल रिलेशंस भी बने होते थे, हम उनको अच्छे से जानते भी होते थे। तो इसी वजह से क्या इंडिजीनियस बैंकर्स क्या है रूरल पीपल्स को क्या है अच्छे से लोन प्रोवाइड करवा देते थे। क्रेडिट टू एग्रीकल्चर, अगर किसी भी एग्रीकल्चर को लोन चाहिए था, किसी भी फार्मर को लोन चाहिए था, उन्हें भी साहूकार क्या करते थे, इंडिजीनियस बैंकर्स लोन प्रोवाइड करवा देते थे और उनकी लैंड को क्या है उस प्लेज पर रख लेते थे। लॉन्ग टर्म क्रेडिट भी क्या है प्रोवाइड करवाया जाता था बाय द इंडिजीनियस बैंकर्स, बट इन अगेंस्ट ऑफ
प्लेजिंग देयर सम ह्यूज प्रॉपर्टी। अगर वो बड़ी प्रॉपर्टी ही उनके पास अपनी प्लेज पर रखते हैं, सिक्योरिटी पर रखते हैं, तभी वो क्या है लॉन्ग टर्म लोन्स उन्हें प्रोवाइड करवाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है मर्चेंट्स। मर्चेंट्स क्या है? दिस कम्युनिटी मेल्स एज द वैश्यास। मर्चेंट्स ऐसे हैं जिनके अंदर वैश्यास इंक्लूडेड होते हैं, मेनली बानियास एंड जैनिज्म्स जो होते हैं वो इसके अंदर जाते हैं, जो बड़े लेवल पर क्या है काम करते हैं, बिजनेसेस करते हैं, और इनके अंदर क्या है ये ग्रेन्स, पल्सेस, सॉल्ट में इनके अंदर ट्रेड करते हैं, और इनका फुल कंट्रोल होता था कहाँ पर? नॉर्थन इंडिया में इनका फुल कंट्रोल रहता था, जिससे क्या है वो विलेजेस के अंदर ट्रेड करते थे, सारा व्यापार क्या है यही संभालते थे, उनको वैश्यास भी कहा जाता था। सरफ्स एंड मनी लैंडर्स, जो नॉर्थन इंडिया का था ना वहाँ पर मनी लैंडर्स और सरफ का भी ये काम करते थे। इंडिजीनियस बैंकर्स क्या हैं वहाँ पर भी ये अपनी एक्टिविटीज को परफॉर्म करते थे। जो सरफ्स होते हैं वो ट्रेडिंग करना, मनी लैंडर का मतलब पैसे को लोगों को उधार पर देना। इनका जो रोल था ना मेनली वो सिल्वर एंड गोल्डन ज्वेलरी के अंदर था। क्या? सिल्वर एंड गोल्डन ज्वेलरी का ही लेन देन करते थे, उसी के अंदर इनका क्या था एक्सपर्टाइज थी, क्योंकि वो चेक करने में इनके पास इतनी ज़्यादा एक्सपर्टाइज थी कि वो चेक कर लेते कि क्या ये प्योर गोल्ड है, क्या ये प्योर सिल्वर है, क्या इसमें कोई मिक्स किया हुआ है या नहीं किया हुआ है। ब्रोकर्स, ब्रोकर्स को हम दलाली कहते हैं, जो दलाली करते थे, मतलब एक पर्सन को दूसरे पर्सन को मिलाने के लिए क्या करते हैं, जो बीच में बंदा होता है ना वो क्या करेगा, उसको हम दलाल कहते थे, उसको हम ब्रोकर कहते थे। वो दोनों पार्टी से क्या है अपना कमीशन चार्ज करता है। क्यों ब्रोकर ऐसी फैसिलिटी क्यों करता है? बिकॉज वो क्या है जो ब्रोकर है वो दोनों पार्टीज को अच्छे से जानता होता है, और दोनों पार्टीज आपस में एक दूसरे को नहीं जानती, तो वो दोनों पार्टीज क्या है ब्रोकर की हेल्प से एक दूसरे से मिलती हैं, और वो ब्रोकर के ट्रस्ट के ऊपर ही एक दूसरे के साथ क्या है आपस में लेन देन करती हैं। दैट्स ऑल अबाउट आवर फर्स्ट चैप्टर। हमने फर्स्ट चैप्टर की रिवीजन सीरीज कर ली है, आप इसको अच्छे से रिवाइज करना, अच्छे से नोट्स बनाना। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।